एमए थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल थ्योरी लेंगे। क्रिटिकल थ्योरी को आलोचनात्मक सिद्धांत या समालोचनात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चाहे आप समालोचनात्मक सिद्धांत बोले चाहे आलोचनात्मक सिद्धांत बोले, मतलब क्रिटिकल थ्योरी से है। आज हम क्रिटिकल थ्योरी को विस्तार में लेंगे। आज आलोचनात्मक सिद्धांत को नव मार्क्सवाद की मुख्य धारा के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। आलोचनात्मक सिद्धांत का मूल फ्रैंकफर्ट स्कूल में है। इस संस्थान के विद्वान पूंजीवाद के विरोधी थे। उनका सोवियत समाजवाद से भी मोह भंग हो गया था। उन्होंने मार्क्सवाद के सार के अनुसार सामाजिक विकास के एक वैकल्पिक मार्ग को विकसित करने की कोशिश की, जैसा कि उनके द्वारा समझा गया है। उनके द्वारा विकसित विचारों को आलोचनात्मक सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जाना पसंद किया जाता है। हालांकि वे सब एक ढांचे में समाहित नहीं होते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादकों के सामान्य दृष्टिकोण को डेविड हेल्ड के द्वारा इस प्रकार उल्लिखित किया गया है। उन्होंने सामाजिक प्रथाओं की चर्चा में एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य विकसित करने की कोशिश की। वे इस बात से चिंतित थे कि सामाजिक हितों, संघर्ष और विरोधाभास को विचार में कैसे व्यक्त किया जाता है और वर्चस्व की प्रणाली में उन्हें कैसे उत्पन्न और पुनः पेश किया जाता है। इस प्रणाली के परीक्षण के माध्यम से उन्होंने वर्चस्व की जड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विचारधाराओं को कमज़ोर करने और चेतना और कार्यवाही में परिवर्तन को मजबूत करने में मदद करने की उम्मीद की। इस प्रकार आलोचनात्मक सिद्धांत के विश्लेषण के तहत ग्रैम्शी की सहमति और आधिपत्य और रॉबर्ट कॉक्स द्वारा विश्व व्यवस्था के विश्लेषण के संकेत पाए गए। ग्रैम्शी ने मार्क्सवाद विश्लेषण का ध्यान अधिसंरचनात्मक घटनाओं की ओर अधिक स्थानांतरित किया। विशेष रूप से उन्होंने उन प्रक्रियाओं की व्याख्या की जिनके द्वारा किसी विशेष सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली के लिए सहमति तैयार की गई थी और आधिपत्य के संचालन के माध्यम से पुनः पेश की गई थी। आधिपत्य सत्तारूढ़ तबके के विचार और विचारधारा को व्यापक रूप से पूरे समाज में फैलाने और स्वीकार करने की अनुमति देता है। रॉबर्ट कॉक्स जैसे विचारकों ने वैश्विक संदर्भ में उसकी प्रमुख अवधारणाओं के कई प्रत्यारोपण करके ग्रैम्शी के विचार का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, जिसमें से आलोचनात्मक स्कूल
विकसित किया गया था असाधारण रूप से विचारकों का एक समूह था जिन्होंने 1920 और 1930 के दशक में काम करना शुरू किया था। वामपंथी जर्मन जूस इस स्कूल के सदस्य के रूप में 1930 के दशक के शुरुआत में नाज़ियों के उदय से निर्वासन के लिए मजबूर किया गया था और उनके अधिकांश रचनात्मक कार्य अमेरिका में रचे गए थे। फ्रैंकफर्ट स्कूल के पहली सीढ़ी के अग्रणी विद्वानों में मैक्स हॉर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूस थे। बाद की पीढ़ी ने इन विचारकों की विरासत को संभालना और इसे महत्वपूर्ण और नवाचारी तरीकों से विकसित किया। इन सभी समकालीन सामाजिक सिद्धांतकारों ने सबसे प्रभावशाली जुर्गन हैबरमास को माना जाता है। अब हम आलोचनात्मक सिद्धांत की विशेषताएं लेंगे। ध्यान देने की पहली बात ये है कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार की बौद्धिक चिंता उन सभी मार्क्सवादियों से भिन्न है जो आर्थिक आधार पर समाज का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने इसके बजाय संस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया है। नौकरशाही अधिनायकवाद का सामाजिक आधार और प्रकृति, परिवार की संरचना, ज्ञान के सिद्धांतों की खोज, तर्क और तर्कवाद पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के सिद्धांतकार मीडिया की भूमिका के विश्लेषण के संदर्भ में विशेष रूप से अग्रणी रहे हैं, जो संस्कृति उद्योग के रूप में जाना जाता है। मार्क्सवाद शब्दावली में दूसरे शब्दों में आलोचनात्मक सिद्धांत का ध्यान लगभग पूरी तरह से अधिसंरचना पर है। एक अन्य प्रमुख विशेषता ये है कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार इस बात पर अत्यधिक संदेह करते हैं कि क्या समकालीन समाज में सर्वहारा वर्ग वास्तव में उन परिवर्तनकारी परिवर्तन की संभावना को मूर्त रूप देता है जिस तरह से मार्क्स का मानना था। बड़े पैमाने पर उपभोक्ता संस्कृति के बढ़ने और सामाजिक जीवन में हर तत्व के बढ़ते हुए बाजारीकरण के साथ फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने तर्क दिया है कि श्रमिक वर्ग व्यवस्था का हिस्सा बन गया है और अब वो इसके लिए खतरा नहीं रहा। हर्बर्ट मार्क्यूस के अनुसार ये एक ऐसा एक पक्षीय समाज है जिसमें बहुसंख्यक विकल्प की कल्पना नहीं कर सकते। हर्बर्ट मार्क्यूस ने इन किताबों के माध्यम से अपने विचार को उजागर किया है। वन डायमेंशनल मैन, स्टडीज़ इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इरोस एंड सिविलाइजेशन, इन दोनों किताबों में हर्बर्ट मार्क्यूस ने अपने विचार रखे। पहली किताब में मार्क्यूस ने समकालीन पश्चिमी समाज में अलगाववाद विषय की व्याख्या की है। उनके अनुसार पूंजीवाद न केवल उत्पादन व वितरण पर
एकाधिकार नियंत्रण रखता है, बल्कि यह जनसंचार के माध्यमों से एक चतुर हेरफेर के माध्यम से वस्तुओं की इच्छा और मांग भी पैदा करता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं के लिए जो व्यापक उन्माद है वो मनुष्य की विकृत दूसरी प्रकृति में विकसित होता है। उपभोक्ता पूंजीवाद तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करके जिसे आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है, अपने मूल असंतोष के प्रति उत्पीड़ित वर्ग को असंवेदनशील बनाता है। दूसरी पुस्तक में मार्क्यूस ने समाज का एक खाका प्रस्तुत किया है जहां अलगाव को हटा दिया जाएगा और स्वतंत्रता को बहाल कर दिया जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक समुदाय होगा जहां काम खेल बन जाएगा और आवश्यक श्रम को स्वतंत्र, प्रामाणिक, व्यक्तिगत आवश्यकता के साथ संगठित किया जाएगा। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने अपने कुछ महत्वपूर्ण योगदानों को मुक्ति के अर्थ के अन्वेषणों के माध्यम से बताया है। परंपरागत रूप से मार्क्सवादियों ने मानवता की प्रक्रिया के साथ मुक्ति की बराबरी की है, जो कभी कभी अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी के विकास और सभी के लाभ के लिए इसके उपयोग के माध्यम से प्रकृति पर अधिक से अधिक महारत हासिल करती है। लेकिन प्रारंभिक आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि प्रकृति पर मानवता का वर्चस्व बहुत अधिक मूल्य पर प्राप्त किया गया था, ये दावा करते हुए कि प्रकृति के प्रकारों को जीतने के लिए जिस तरह के मन की आवश्यकता होती है, वही सोच दूसरे मनुष्यों का दमन करने में भी सहायक होती है। इसके विपरीत हेबरमास की मुक्ति समझ प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों की तुलना में संचार से अधिक जुड़ी है। हेबरमास का केंद्रीय बिंदु ये है कि मुक्ति का मार्ग कट्टरपंथी लोकतंत्र के माध्यम से निहित है। ये एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से है जिसमें व्यापक संभव भागीदारी को न केवल शब्दों में बल्कि काम में भी प्रोत्साहित किया जाता है। भागीदारी के लिए बाधाओं को पहचान करके वे चाहे सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक हों। हेबरमास और उनके कई अनुयायियों के लिए भागीदारी को एक संप्रभु राज्य के भीतर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार और दायित्व राज्य से परे हैं। ये उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चिंताओं और मुद्दों की ओर ले जाता है। हेबरमास का विख्यात कार्य लेजिटिमेशन क्राइसिस है। हेबरमास के अनुसार राज्य हमारी आशाओं और आकांक्षाओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। संकट की स्थिति में हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए सामाजिक आंदोलनों जैसे नारीवाद आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और संस्कृति विपरीत आंदोलन को देखना होगा, क्योंकि यह मानव मुक्ति से संबंधित हैं और वे राज्य प्रणाली के बाहर काम करते हैं।
एंड्रू लिंकलेटर ने हैबरमास के काम में विकसित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है ताकि ये तर्क दिया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में मुक्ति को एक राजनीतिक समुदाय की नैतिक सीमाओं के विस्तार के रूप में समझा जा सके। दूसरे शब्दों में, वो एक ऐसी प्रक्रिया से मुक्ति की बराबरी करता है जिसमें संप्रभु राज्य की सीमाएं अपना नैतिक महत्व खो देती हैं। लिंकलेटर के अनुसार आलोचनात्मक सिद्धांतकारों के लिए लक्ष्य ऐसी स्थिति की ओर बढ़ना है जिसमें नागरिक गैर नागरिक के प्रति समान कर्तव्यों और दायित्वों को साझा करते हैं, जैसे कि वे अपने साथी नागरिकों के प्रति करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत पद्धति का एक महत्वपूर्ण तत्व वर्तमान स्थिति के भीतर मौजूद प्रवृत्तियों की पहचान करना और पोषण करना है जो मुक्ति की दिशा में इंगित करते हैं। इस आधार पर लिंकलेटर समकालीन विश्व राजनीति में एक प्रगतिशील या मुक्ति की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में यूरोपीय संघ में विकास की पहचान करता है। इससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जिसमें संप्रभु राज्य, जो लंबे समय से अपने नागरिकों पर विशेष रूप से दावा करता है, अपने पूर्व की महत्वपूर्ण स्थिति खो रहा है। इसलिए आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने राजनीतिक समुदाय और राज्य के बीच पारंपरिक संबंध पर सवाल उठाया है ताकि राजनीतिक पहचान की अधिक समावेशी और यहाँ तक कि महानगरीय धारणा की संभावना को भी खोला जा सके। अब आलोचनात्मक सिद्धांत को ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा आलोचनात्मक सुरक्षा अध्ययन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, जिसको कि क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ कहा गया है। क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ नाम सुरक्षा मुद्दों के अध्ययन में एक प्रवृत्ति को दिया गया है जिसमें हाल के वर्षों में विशेष रूप से कीथ क्रॉस, माइक विलियम्स, केन बूथ और रिचर्ड वाइन जोन्स के काम के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त की है। क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ गंभीर सुरक्षा अध्ययन, शांति अनुसंधान के पहलुओं और तथाकथित वैकल्पिक रक्षा सोच के साथ ग्रैम्सी और आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रभावों को जोड़ता है। मुख्य धारा की सुरक्षा सोच के विपरीत आलोचनात्मक सुरक्षा अध्ययन राज्य को विश्लेषण की प्राकृतिक वस्तु के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए राज्य सुरक्षा प्रदाता के बजाय सुरक्षा समस्या का हिस्सा है। आलोचनात्मक सुरक्षा अध्ययन के समर्थकों का तर्क है कि सुरक्षा विश्लेषकों को अपने विश्लेषण के केंद्र में व्यक्तिगत मानव को रखने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थ्योरी, जिसको जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि समालोचनात्मक सिद्धांत या आलोचनात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। और अगर आप सही माने में देखिए तो क्रिटिकल, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, जो क्रिटिकल थ्योरी है ये न्यो मार्क्सिस्ट
स्ट्रीम का ही एक अंग है। नियो मार्क्सिस्ट स्ट्रीम के बारे में हमने आपको ये बताया था कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।